नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज नाउ और आपके साथ मैं हूं अनंत सिंह। यूं तो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा को नहीं जानता, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या थी और कैसे बनी, ये सब आप जानना जरूर चाहेंगे। और ये भी जरूर चाहेंगे कि अगर आपको मौका मिले तो आप भी वहां तक पहुंचे, उस बड़े मंच तक पहुंचे। और ऐसी कई कहानियां आज आपके सामने आने को बेताब है, और इसी चैनल के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वो कहानी क्या थी जिस वजह से इतने बड़े सुपरस्टार आज देश के सामने हैं और खेलों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज मेरे साथ कैप्टन अमरीश कुमार जी हैं, जो कि आपको बताएंगे किस तरीके से नीरज चोपड़ा और बाकी के तमाम जो एथलीट हैं, जिन्होंने एक सिर्फ देश का नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि आने वाले 135 करोड़ लोगों भारतीयों के बीच में विश्वास जताया कि हम भी चाइना, यूएसए, रशिया की तरह ओलंपिक खेलों में नंबर 1, 2, 3 पर आ सकते हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको, वेलकम आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जो एक एथलीट होता है वो किस तरीके से ऊपर बन के निकलता है। अगर आप उसे ब्रीफ में हमारे दर्शकों को बताएं कि एक एथलीट को किस तरीके से गुजरना पड़ता है, किन किन हालातों से वो सामना करना पड़ता है, वो आप जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, एथलीट बनना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये बात सही है अगर अनुशासन के साथ हम ट्रेनिंग करते हैं या अपनी मंजिल पाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी खिलाड़ी का अनुशासन है। और अनुशासन का ही कारण है जो आप देख रहे हैं आज जो नीरज चोपड़ा है वो बिल्कुल उसका काम सराहनीय है, वो शांति प्रिय है, उसका टारगेट केवल अपने गोल की तरफ था। अगर उसका अनुशासन नहीं होता तो आज वो चैंपियन नहीं होता। क्योंकि ये खास बात ये है कि आप आज सब नौजवानों के पास में हम थोड़ा सा नेशनल चैंपियन हो जाते हैं, होने के बाद 2-2, 3-3 पूनम रखते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हम किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो कौन से हमें दूरियां बनानी होती हैं। तो उसमें एग्जाम्पल आपके सामने है जो नीरज चोपड़ा है, पिछले 1 साल से उसके पास फोन नहीं है। जब फोन ना होने का सबका दिल, हर एथलीट का दिल करता है कि कहीं जाना, जैसे आम जनता घूमना, एंजॉयमेंट करना, लेकिन नहीं, एथलीट को जीवन नहीं, सादगी भरा जीवन होता है, तब हम उस मंजिल को पाते हैं। सर आप बेसिकली स्टीपल चेस के लिए वहाँ पर गए थे टोक्यो 2020 में, तो सर स्टीपल चेस के बारे में दर्शकों को बताएं जरा, वो एक आखिर स्पोर्ट्स क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता 10 में से 8 बच्चे यहाँ पर जानते हैं कि स्टीपल चेस आखिर होता क्या है। लोगों को क्रिकेट पता है, फुटबॉल पता है, बास्केटबॉल पता है, वॉलीबॉल पता है, एथलीट में वो सिर्फ जानते हैं कि रनिंग होती है। एथलीट सिर्फ रनर नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ों को एक अपने साथ इंक्लूड करते हैं, और स्टीपल चेस इसका एक उदाहरण है कि किस तरीके से एक एथलीट पूरा कंप्लीट स्पोर्ट्स पर्सन होता है। आप स्टीपल चेस के बारे में दर्शकों को बताएं और उसमें आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि स्टीपल चेस एक वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर इवेंट है और सबसे हार्ड है। इसमें 35 हर्डल होते हैं, 20 नॉर्मल हर्डल होते हैं और 7 वाटर रन होते हैं। और ये आप कहें तो शायद ये हॉर्स रेस है जो घोड़ों की रेस हुआ करती है, और इसमें सारी एक्टिविटीज़ और सारी आवश्यकता होती है, जैसे स्ट्रेंथ की है, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस और स्पीड, सारी चीज़ मिलकर के तब आप इस स्टीपल चेस को करते हैं। क्योंकि जब हैंडल पार करते हैं तो उस टाइम एक स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, उसके बीच से हम रनिंग करते हैं तो स्पीड की आवश्यकता होती है। जब काफ़ी देर तक ये गेम होता है तो हैंडल के ऊपर हम चढ़ते हैं तो वहाँ एंडोरेंस की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इवेंट है और इसको इंजॉयमेंट भी आता है, क्योंकि ये इवेंट जब आप देखते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या ओलंपिक हो, या तो स्टार्टिंग में ओपनिंग में इसको रखते हैं या सबसे लास्ट रखते हैं। और ये इवेंट बहुत ही अच्छा है, इसको नौजवान कर सकते हैं। हैंडल इसमें होता है, जब कई लोगों के या जवानों के सोचना है कि हम 3000 मीटर ऐसे ही दौड़ते हैं, लेकिन 3000 मीटर फ्लैट दूसरा होता है जब ये हैंडल के साथ रेस होती है, सूक्ष्म होते हैं हैंडल के साथ ये रेस है और काफ़ी इंजॉयमेंट इसमें होता है, काफ़ी एक्टिविटी होने के बाद हर क्वालिटी इसमें चाहिए। सर अगर आप मिल्खा जी की बात करें, उनका सपना था कि एथलीट में मेडल आए और नीरज जी में भी मेडल अपना मिल्खा जी को ही डेडिकेट किया है, तो उन सब चीज़ों को आप इस तरीके से देखते हैं। अगर हम रनिंग में जाएं, पीटी उषा जी थी और भी बड़े बड़े दिग्गज हमारे रहे हैं, तो उनका जो एक ड्रीम है वो आज साकार हो रहा है, और आगे की तरफ फ्यूचर की तरफ अगर हम देखें तो एथलेटिक्स एक ब्रांड बन रहा है अपने अंदर। जिस तरीके से वो स्पोर्ट्स ब्रांड है, एथलेटिक्स एक ब्रांड बन रहा है, वो अपनी छाप छोड़ने जा रहा है। आज एक स्पोर्ट्स पर्सन आता है, वो कहता है मुझे एथलीट बनना है, वो ही नहीं कहता मुझे क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। आज हर खेल की अलग अलग लीग्स चल रही हैं भारत में। पिछले कुछ सालों में ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ है कि आप एथलीट को भी एक स्पोर्ट्स पर्सन का ही दर्जा देना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर आप वहाँ उस मुकाम पर है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हैं, तो वो आप बनाए रखें चीज़ों को अपने
फ्यूचर को आगे बढ़ाए रखें। और आप अगर प्रोत्साहन किसी से नहीं मिल रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी उतनी नहीं है, तो आप उन चीज़ों को कैसे चलाएं? एक सबसे बड़ा सवाल एथलीट के सामने ये आ जाता है कि वो 4-5 साल तो अपने खर्चे से उठा लेता है, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसको आगे प्रमोशन नहीं मिलता है, या फिर वो खेलने को उसको नहीं मिल पाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो फिर वो आगे अपनी उम्मीद खो देता है। तो ऐसे में क्या क्या विकल्प हैं, और हमारी जो एकेडमी जो हमने शुरुआत की है उसमें अगर हम ऐसे खिलाड़ियों को जो स्कूल और गोइंग बच्चे हैं 12th के बाद में, उन्हें ऐसे क्या विकल्प देने वाले हैं जिससे कि हमारे एथलीट्स आगे आएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन आगे आएंगे और देश में अपनी भागीदारी देंगे? सबसे पहली बात ये, जैसे हमारे मल्ला जी का सपना था, और मुझे आज पिछले अगर हम बात करते हैं 25 साल पहले, तो उस टाइम हमें कंपटीशन जीते थे। 97 में शोर कला में कंपटीशन हुआ था, जिसमें इंडिया के टॉप एथलीट थे, बादल प्रसाद था और गुलाब चंद था, हम तीनों की फाइट थी, तो उसमें हम फर्स्ट हुए थे। उस टाइम मलखा सिंह से हमने प्राइज लिया था जब हमारी पहली मुलाकात थी। उस पहले मुलाकात से आज तक, लेकिन मलखा सिंह एक जोशीले एथलीट थे, और जो जोश उनमें था वो डेडिकेटेड थे, और उस जोश के साथ उनके जज्बे को हमने देखा तो उससे उनसे काफ़ी नौजवान प्रभावित थे, उनके उस जोश और मोटिवेशन से। और काफ़ी ये था, एक विकल्प नहीं था हमारे पास में कि भाई सोच हमारी ऐसी थी कि शायद हम ओलंपिक पार्टिसिपेट ही करें। लेकिन 2018 जब एशियन गेम हुआ और 37 साल के बाद मेरा एक एथलीट था मिस्टर मनजीत सिंह 800 मीटर में, आपने देखा उसने जब गोल्ड जीता वो 29 ईयर्स का। तो कई नौजवान सोचते हैं कि मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और मैं क्या करूँगा, लेकिन उसको भी साबित किया कि 29 साल में मनजीत सिंह ने जो गोल्ड जीता एशियाड में, तो नौजवान को उससे एक मोटिवेशन मिला और काफ़ी मेडल हमारे वहाँ पर आए थे। और अब सबसे शानदार मोटिवेशन ये हो कि एक ऐसा वो लगा हुआ था बैन सा लगभग हम कहें कि भाई हम तो फोर्थ ही होते हैं ओलंपिक में, क्योंकि पीटी उषा जी फोर्थ थी, मलका सिंह जी फोर्थ थे, उसके बाद श्री राम सिंह जी, मैंने एथलीट्स जो रहे हैं वहाँ पे, तो सबकी सोच पहले ये थी कि हम ओलंपिक में केवल पार्टिसिपेट करना है, शायद होंगे फोर्थ ही होंगे। लेकिन उस जो फोर्थ वाला जो पोजीशन था, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लेने के बाद इसको साबित कर दिया, और गोल्ड लेने के बाद ज़्यादातर 135 करोड़ की जो नौजवान है आज पूरे मोटिवेटेड हैं कि हम भी जीत सकते हैं, हम भी खेल सकते हैं। सर उसी का एग्जाम्पल है 3000 मीटर स्टीपल के अविनाश साहब ने, जिसने 1952 के बाद में पहली बार भारत की तरफ से इस इवेंट में हिस्सा लिया। पहले हम डरते थे और ये सोचते थे क्वालिफाई भी नहीं होगा, लेकिन हमने क्वालिफाई भी किया और ओलंपिक के बीच में जाने का हमने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो अब मोटिवेटेड वो डर नहीं है नहीं है, अब एक मोटिवेशन का माहौल आ चुका है। और आने के बाद में जैसे एकेडमी शुरू करें, एकेडमी के बेनिफिट्स है जैसे कि नौजवान अगर नेशनल तक नहीं जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, तो एकेडमी में वो सारे मौके मिलेंगे और वो अपनी मंजिल तक जाएंगे। उसका हमारा मकसद ये है। सर इसकी सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा, कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, नौजवानों के बीच बना रहे हैं, जहाँ से बच्चे जन्म लेते हैं, स्पोर्ट्स की रुचि रखते हैं, 12th में 11th में 10th में, वहीं से उन्हें पकड़ कर आप स्टार बनाना चाहते हैं। यस। लेकिन सर इसमें बहुत बड़ी अड़चन आती है हमारी फैमिलीज की। फैमिलीज चाहती हैं कि बच्चे पढ़े। अभी तक मैं समझता हूँ कई घरों में, गाँव में, कस्बों में ये सोच है कि बच्चा पढ़ लिख लेगा, कुछ इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ उस नज़र से नहीं देखा जाता। आज भी अगर हम बात करें तो बहुत जगह ऐसा है कि अगर बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, तो उसको देखेंगे अरे तो बेरोजगार हो जाएगा। तो सर इस सोच में कैसे डिफरेंस लाएं, और अगर हम एथलीट ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो आगे के लिए हमारा क्या स्कोप है, उसको कैसे अपना लाइफ करियर बना सकते हैं? देखिए जहाँ हम बैठे हैं गाँव के क्षेत्र, और गाँव का क्षेत्र कैसा, किसान की, मैं भी किसान के परिवार से संबंध रखता हूँ। अगर पीछे जाए तो 30 साल पहले जाते तो मैं भी कोई नौजवान था, और हर माँ बाप की सोच होती है कि हमारा बेटा नौकरी पे लगे, उसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, घर भी हो गई। स्पोर्ट्स एक वो जगह है कि जब हम पढ़ाई के क्षेत्र में जाते हैं तो ये बात सही है कि पढ़ाई सबसे पहली चीज़ है, प्राथमिकता है, लेकिन पढ़ाई के साथ अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आपका करियर बेस्ट होता है, क्योंकि आज हर डिपार्टमेंट में उसकी 2% वैकेंसीज होती हैं। और अब वो दिन दूर नहीं कि स्कूल में कंपलसरी स्पोर्ट्स का एक सब्जेक्ट आने वाला है, शायद आ चुका होगा लेकिन आने वाला है। तो जितने भी गार्जियंस हैं वो देख के ना डरे कि हमारा बच्चा सर्विस नहीं लगेगा या उसको कुछ परेशानी होगी, उसका फ्यूचर खराब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और गार्जियंस को तो सपोर्ट करना चाहिए। मेरे सामने कि शायद 8 बार को बाहर से तो अकेला ही बेटा है, उसने कहा कि हम आपकी एकेडमी ओपन कर रहे हैं, उसमें अपने बेटे को देना है, छोड़ने जाना चाहते हैं, एक ही बेटा है। तो मैंने उनसे पूछा आपसे पढ़ा क्यों नहीं रहे? बोलता हमने पढ़ा लिया लेकिन स्कैन टेस्ट है, अभी 60% इसके हैं, अगर 40% ये स्पोर्ट्स में नेशनल चैंपियन बनता है, स्कैन टेस्ट है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मोटिवेटेड है, और गार्जियंस को मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो कंपलसरी होने वाला है, और ये आपको आगे फ्यूचर में हर
क्षेत्र में प्रमोशन भी देगा और नौकरी भी देगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर, अब जैसे हम चाइना में देखते हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से विकसित है। आप अगर आपको कोई आपके पास आपके घर में 2 लड़के हैं, तो ज़रूरी है वहाँ पे पहला बच्चा आर्मी में जाता है और फिर स्पोर्ट्स में वो डालते हैं। ज़रूरी कंपलसरी है वहाँ पर आपको एक स्पोर्ट्स चुनना ही चुनना है, उसमें परफॉर्म करना ही करना है। तो सर जो ये इलाका है, आप इसी इलाके से जुड़े हुए हैं, इस हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो सर ये इलाका हमारा पिछड़ा हुआ है, इस इलाके को कैसे आगे लाया जाए? हम पश्चिमी यूपी में किस तरीके से स्पोर्ट्स को आगे उठाएं, ना कि विवादों में पड़ते हुए हम स्पोर्ट्स को किस तरह से उठाएं? आप मेरठ की भूमि से जुड़े हुए हैं, मेरठ से आपने शुरुआत की थी, तो मेरठ एक स्पोर्ट्स हब, इतना अच्छा स्पोर्ट्स हब है, वहाँ के इक्विपमेंट्स पूरे दुनिया में मशहूर हैं, पूरे दुनिया में वहाँ से बन के बैट्स जाते हैं, टेबल्स जाते हैं, इक्विपमेंट्स जाते हैं। तो सर इस पश्चिमी यूपी के इलाके को, इस बेल्ट को हम कैसे उठाएं कि यहाँ के जो युवा हैं, जो सड़क पर दौड़ रहा है युवा, वो आगे बढ़ सके? देखिए, इसको जाने का एक तरीका, अब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो शायद ये हो सकता है कुछ पहले ऐसी कमियां रही होंगी कि ज़्यादातर जब पहले से मैं भी देख रहा हूँ पिछले 30 साल जितने भी स्पोर्ट्स हब हैं, ये स्पोर्ट्स अकेडमियाँ हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, वो सारे लखनऊ की तरफ रहते हैं, इस क्षेत्र में है। जबकि टैलेंट यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट टैलेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। जब यहाँ को सुविधा मिलेगी और अकेडमियाँ होंगी या स्टेडियम होंगे तो ये उस रास्ते को, उस मंजिल को पा सकते हैं। फिर जैसे हमने कहा कि नौजवान जो लखनऊ वाले वो भी यहाँ पे आएंगे, और इस पिछड़ा हुआ इसलिए है कि हमारे पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई स्ट्रीम आज तक नहीं है। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, बार बार हम बोलते हैं और निवेदन भी करते हैं, तो कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता। अगर इस बात पर हम ध्यान देंगे और ये स्पोर्ट्स कंपलसरी हमारे स्कूल में होगा और स्टेडियम की फैसिलिटीज हम देंगे और गवर्नमेंट इसका सपोर्ट करे, तो वो दिन दूर नहीं हमारे जो नौजवान हमारे अच्छे आने वाले उसमें अच्छे हैं। सर फाइनल 2-3 क्वेश्चंस का, आपका मैसेज क्या होगा यूथ के लिए, वो उस यूथ के लिए जो कि नहीं चाहता कि मैं स्पोर्ट्स में करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आजकल डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उस बीच मोटिवेशन की जो हुंकार है, हम और आप जैसे एथलीट या मीडिया पर्सन्स जो हैं वो इस बात को बढ़ावा देते हैं कि किस तरीके से उस बच्चे को लाया जाए, उस युवा को लाया जाए कि वो अपना देश का नाम रोशन करे। तो सर उस युवा को आपका क्या मैसेज होगा कि वो आके एथलीट ज्वाइन करे या कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करे? उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, पढ़ाई का हो, स्पोर्ट्स का हो, जूडो का हो, कुछ किसी ना किसी का उसमें टैलेंट है, चाहे गाने का हो या डांस का हो। हमें उस टैलेंट को पहचानना होगा और जिसमें वो टैलेंट है उसको फ्रीडम देनी होगी, और जब उसको हम फ्रीडम देंगे तो वो डिमोटिवेट नहीं होंगे। डिमोटिवेट तभी होते हैं जब हम किसी मंजिल पर जाते हैं, हमारा वो टैलेंट नहीं है, हम किसी और क्षेत्र में जाते हैं, तो उसको उसी तरफ ले जाना होगा जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट है, तो वो डिमोटिवेट नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, जैसे अविनाश सांवले है जो आज हिंदुस्तान का रिकॉर्ड होल्डर है। ये बच्चा किसी को शायद मालूम नहीं, आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता लग गया। 12 साल से इसने स्पोर्ट्स शुरू किया था और 15 साल तक इसका कैरियर खत्म हो चुका था। वो खत्म केवल इसलिए था कि जब रेस जीता था, कहीं ना कहीं वो फर्स्ट सेकंड नहीं आया, थर्ड फोर्थ होता था, तो डिमोटिवेट होने के बाद में एक समय ऐसा आया कि उसने अपना गेम छोड़ दिया और ये कसम खाई कि मैं जीवन में गेम नहीं करूँगा। तो वो डिमोटिवेट था। जब वो बच्चा जब मेरे सामने आता है और मैं उससे पूछता हूँ पुरानी कहानी, तो ये नहीं बोलता कि मैं स्पोर्ट्स करता था, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है, तो मुझे पता लगा इसमें टैलेंट तो है, कि इंडियन आर्मी के में चीफ कोच था और टैलेंट हंटिंग मेरे अंदर था। उसकी क्रॉस कंट्री रेस मैंने देखा, देखने के बाद उसे बुलाया, उससे पूछा क्यों नहीं करना चाहता, क्रॉस कंट्री वो कर रहा है, तो डर उसके अंदर ये था शायद मैं फिर मार खाऊंगा, शायद मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको मोटिवेट किया कुछ नहीं होगा, अगर इसमें टैलेंट है तेरे अंदर तुम करोगे। जब उसको धीरे धीरे मोटिवेट करके लाए उसके पीछे 3000 मीटर इसकी डिटेल्स की तरफ, वहाँ भी वो मार खाया, फोर्थ हुआ और फिर वो गया लगा कि मैं नहीं करूँगा। उसके बाद में हमने कराया, हमने कहा तुम रिकॉर्ड बनाओगे 2 महीने के बाद, और ऐसा ही हुआ। 2017 की बात है और उसने मीट रिकॉर्ड बनाया 8:39 का, और आज वो अविनाश सांवले रिकॉर्ड बना। तो बच्चे डिमोटिवेट करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, उनसे बचना चाहिए। उसको वो मानना चाहिए कि दिल में विश्वास है, अगर कैपेसिटी मेरी है, मुझ पे विश्वास है तो पूरा कर सकता है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है अपनी और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। सर आप इतने लंबे समय तक प्लेयर रहे हैं, कोच आप इतने लंबे टाइम से आप हैं, तो आप किस दोनों में किस लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं? जैसे इंजॉयमेंट जो होता है वो एथलीट के समय ज़्यादा होता है, क्योंकि एथलीट का काम होता है अपनी डाइट खाना, ट्रेनिंग करना और परफॉर्मेंस देना, उसको कोई टेंशन नहीं होती। और जब कोचिंग फील्ड में आते हैं इसमें बहुत टेंशन होती है, परफॉर्मेंस का भी होता है, फिर कंपटीशन किस टाइम पे देना वो भी होता है, बाहर की भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रेशर में आते हैं। तो ये इंजॉयमेंट में कहूँ तो मैं जो भी इंजॉय कर रहा हूँ कोचिंग लाइफ को, लेकिन इंजॉय लाइफ नहीं है, इंजॉय लाइफ तो
सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक सबसे आप मेन पॉइंट बताइए टोक्यो 2020 का जो आपके पूरे जीवन पर एक ऐसी छाप छोड़कर जाएगा जो शायद किसी और पॉइंट में हो। जीवन की छाप ये थी कि जिस मुकाम पर पूरा भारत आज तक लगा था और एथलेटिक्स में आज तक कोई मेडल नहीं था और ये धारणा थी कि मेडल हम नहीं ला सकते, और 10 कदम दूर में बैठा था जब नीरज चोपड़ा गोल्ड का थ्रो मार रहा था, और हमें कन्फर्म 8 दिन पहले हो चुका था थ्रो से पहले कि हमारा डिस्कशन एक जनरल मोड से हो रहा था कि हमारा गोल्ड कैसे आएगा। मैंने कहा अगर गोल्ड आएगा तो नीरज चोपड़ा का आएगा। बोला इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? कॉन्फिडेंस इसलिए है जो हमारा नया फिट बना उस नए फिट में केवल नीरज चोपड़ा का ही थ्रो लगेगा, बाकी जो मीटर है चाहे 94 मारे 90 उसका थ्रो नहीं लगेगा। तो 10 मीटर दूर से भारत को गोल्ड मिल रहा हो, एथलीट्स में पहली बार गोल्ड आ रहा हो, मेरे लिए क्षण बहुत ही अच्छा और शानदार था। थैंक यू सर, हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपको बहुत बहुत बधाई। और ये थे हमारे साथ कैप्टन अमरीश कुमार अडाना जी, जिनको आपने देखा, जिनके बारे में सुना, जिनके आपने विचार सुने कि कैसे हम आगे युवाओं को ला सकते हैं और हमारे इस पहल के साथ, इस अकेडमी के साथ कैसे युवा इससे जुड़ेंगे और आगे के लिए अपना फ्यूचर सेट करेंगे। सभी से कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स न्यूज़ नाउ को लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्पोर्ट्स न्यूज़ नाउ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।